प्यारे बच्चों, अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। और चौथा टॉपिक भी हमारा बहुत आसान सा है, डेट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को कैसे डिफाइन करोगे भाई? ऐसे केमिकल्स जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी केमिकल्स दैट परफॉर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। चलिए भाई, अब फर्टिलाइजर्स कितनी तरह के होते हैं? मेनली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और इनको हम प्यार से नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। तो ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, इनको हम खुद नहीं बनाते हैं। अब नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, इसको मैंने अपने स्टिशियोमेट्री के लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आप मेरा स्टिशियोमेट्री का लेक्चर देखेंगे यूट्यूब पर ही, तो वहां पर मोल मोल वाले क्वेश्चन के अंदर, मोल मोल रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन के अंदर इसकी डिटेलिंग मौजूद है। तो क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये बात आपको दोबारा नहीं बता रहा कि ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं अपने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की तरफ, जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का तो हमारे सिलेबस में सिर्फ नाम मेंशन है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, या जिन्हें हम क्या कहें? मैन मेड फर्टिलाइजर्स। क्या कह सकते हैं? जिन्हें हम मैन मेड फर्टिलाइजर्स। चलें, अब नाम से ही हमें समझ आ रहा है ये कौन से फर्टिलाइजर्स हैं। ये वो फर्टिलाइजर्स हैं जिनको हम खुद इंडस्ट्री में बना रहे होते हैं। चलें, अब हमारे सिलेबस में इसकी तीन एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक एक करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी तीन एग्जांपल्स मौजूद हैं। नाइट्रोजन बेस्ड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, यानी ये ऐसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मुन्ने, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी कई सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे इसकी सबसे पहली एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात जो आपको अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पता होनी चाहिए वो इसका फॉर्मूला है। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH4। NH4 हम अमोनियम को कहते हैं और NO3 हम नाइट्रेट को कहते हैं। तो एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, कि इसका काम क्या है। तो इसका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रूट्स। ये पौधे की जड़ें बनाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रूट्स, ये पौधे की जड़ें बनाता है। वैसे इतना ज्यादा जो है ना वो MD कैट ई कैट एंट्री टेस्ट में चीजें आती नहीं है, ठीक है। नॉर्मली वो ये पूछ सकता है आपसे कि अमोनियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है। अब ये जो चीजें हैं कि इनका फंक्शन क्या है, ये तो सबका आपस में आप मिक्स कर देंगे वैसे भी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें आपसे वो पूछ सकता है पेपर में, और ना ही उसको पूछनी चाहिए। खैर, इसका दूसरा काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच। बहरहाल खैर, ये आपके इंटर में काम आ जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। तो भाई ये पीएच को भी मेंटेन कर रहा है और साथ साथ ये रूट्स की भी डेवलपमेंट कर रहा है। बहरहाल अब हम जा रहे हैं जल्दी से दूसरे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की तरफ। दूसरा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर कौन है भाई? यूरिया है। अच्छा, तो यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, अच्छा, अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस यूरिया का क्या काम है। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या कर रहा था? रूट्स को डेवलप कर रहा था। ये किसको डेवलप करता है? लीफ को डेवलप करता है, यानी पत्ते। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट लीफ, ठीक है बेटा। अच्छा, और क्या करता है? और भी करता है। सिर्फ रूट्स लीफ को डेवलप नहीं करता, बल्कि लीफ के साथ साथ ये फ्रूट्स को भी डेवलप करता है और स्टेम्स को भी डेवलप करता है, यानी तनों को। बायो वालों को तो ये टर्म ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए।
और मैथ्स वालों को भी पता होनी चाहिए, डेली लाइफ की वजह से इतना मुश्किल इनको होना नहीं चाहिए। बहरहाल खैर, इसके बाद हमारे पास एक और नाम है जिसे हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। और डाई अमोनियम फॉस्फेट को शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो पहली चीज आपसे क्या पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। क्या फॉर्मूला होता है अमोनियम का? NH4। और अगर डाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब NH4 दो दफा लेने पड़ेंगे। फॉस्फेट का मतलब होता है PO4। तो एक तो वो आपसे डाई अमोनियम फॉस्फेट का क्या पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। दूसरी बात, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस डाई अमोनियम फॉस्फेट का क्या काम है। ठीक है, तो ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज प्लांट्स। यानी जब प्लांट्स अपनी शुरू शुरू की जिंदगी में होते हैं, बिल्कुल बेबी प्लांट्स, है ना, उनको उनकी डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। बेबी प्लांट्स की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। अच्छा, एक और बात, अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या है ये? इट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया क्या है? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। लेकिन अगर हम डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें, सो इट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इससे पौधों को दो तरह के मिनरल्स मिलते हैं, एक नाइट्रोजन भी मिलता है और एक फॉस्फोरस भी मिलता है। अब हम वो फर्टिलाइजर पढ़ रहे हैं जो कि नाइट्रोजन बेस नहीं है, बल्कि क्या है? पोटाशियम बेस। क्या है? पोटाशियम बेस। तो मैं नाम लिख रहा हूं, पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स। क्या? अब जो पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर है इसकी भी कोई ना कोई एग्जाम्पल होगी। तो भाई इसकी जो एग्जाम्पल है वो है KCl। क्या है? KCl। बेटा KCl को क्या कहते हैं? पोटाशियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, नए जमाने में। बट 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 आपको अगर मैं बताऊं तो पुराने जमाने में हम इसे क्या कहते थे? हम इसे क्या देते थे? मॉप। क्या कह देते थे? मॉप। मॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूरिएट। क्या होती है? म्यूरिएट ऑफ पोटाश। असल में इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम है इसलिए हमने पोटाश रख दिया। म्यूरिएट, म्यूरिएट ओल्ड ओल्ड लाइफ में हम क्लोराइड को कहते थे। किसको कहते थे? क्लोराइड को। तो पहले हम क्लोराइड नहीं कहा करते थे, बल्कि पुराने जमाने में हम म्यूरिएट कहते थे, बट अब नए सिनेरियोज में हम इसे क्लोराइड कहते हैं। तो एक तो हमारे पास नाम है KCl। वो आपसे पूछ सकता है KCl को क्या, KCl को और क्या कहते हैं? तो KCl को कहते हैं मॉप कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट कि KCl का यूज क्या है? इसका काम है ये एंजाइम एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्व है। यानी एंजाइम काम जब भी कर सकता है जब KCl हो। अगर KCl नहीं है तो एंजाइम काम भी नहीं कर सकते। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे अगर अपना खाना बना रहे हैं तो जब भी बना सकते हैं जब KCl मौजूद हो, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं बना सकते। अच्छा, जिस तरह से ऊपर वाले दो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन के सोर्स थे, नीचे वाला फर्टिलाइजर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का सोर्स था, ये किस चीज का सोर्स है भाई? इट्स अ सोर्स ऑफ पोटाशियम। ये किसका सोर्स है? सोर्स है पोटाशियम का। तो ये जरूर पूछ सकता है वो आपसे कि कौन किसका सोर्स है। जैसे वो पूछे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ पोटाशियम। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूरिया है, डैप है, अमोनियम नाइट्रेट है, मॉप है। तो ज़ाहिर है आप किस पे टिक करेंगे? मॉप पे टिक करेंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सारी बहुत रेलेवेंट है और इससे कोई भी MCQs वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। यहाँ पर हमने अपना टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। अच्छा, चलें टॉपिक नंबर, अब हम स्टार्ट करें टॉपिक नंबर 5 को। किसको स्टार्ट करें? टॉपिक नंबर 5 को। टॉपिक नंबर 5 बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टॉपिक नंबर 5 इज पेंट्स। पेंट को देखिए उर्दू में हमें पता है क्या कहते हैं? रंग। क्या कहते हैं? रंग। अब पेंट को डिफाइन कैसे करोगे भाई? पेंट्स को कैसे डिफाइन करोगे? हम्म, पेंट्स को डिफाइन करना बहुत आसान है। केमिकल्स
दैट आर यूज टू कोट, कोट का मतलब होता है कवर चढ़ाना, दैट आर यूज टू कोट ओवर मेटल्स। हम किस किस चीज पे कलर करते हैं, मेटल्स पे करते हैं, जैसे लोहा, लोहे पे कलर होता है ना, गाड़ियां, क्या गाड़ियों पे कलर नहीं होता? तो गाड़ियों गाड़ियों को मेटल से ही तो तैयार किया जा सकता है। और किस पे कलर करते हैं, लकड़ियों पे, लकड़ियों पे भी कलर होता है, लोगों के लकड़ियों के दरवाजे होते हैं उस पे कलर हुआ हुआ होता है। लकड़ी का फर्नीचर होता है, जैसे डेस्क्स चेयर्स, उस पे भी कलर हुआ हुआ होता है। वॉल्स, दीवारों पे भी कलर हो सकता है। और जिस पे चाहे उस पे कलर कर दो, आप मुंह पे कर लें कलर, जो जो चाहें आप उस चीज पे कलर कर सकते हैं आप, खैर बात नहीं। अच्छा अब अगर हम बात करें सिंथेटिक पेंट्स की, तो बेटा सिंथेटिक पेंट्स क्या होते हैं, ऐसे पेंट्स जिन्हें हम खुद बनाते हैं। सिंथेटिक का मतलब वही मैन मेड होता है, क्या होता है सिंथेटिक का मतलब, मैन मेड होता है, तो मैन मेड पेंट्स। अब ये जो मैन मेड पेंट्स हैं इसकी कई सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए पहली टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज वाटर बेस्ड पेंट। क्या? वाटर बेस्ड पेंट। तो देखिए हमें नाम से ही समझ आ रहा है, ये ऐसे पेंट्स हैं जो कि किस में तैयार किए जाएंगे, पानी में तैयार किए जाएंगे। तो इनकी डेफिनेशन भी क्या होगी भाई? पेंट्स, मैं पेशेंट्स लिखने वाला था, खैर। पेंट्स इन विच वाटर इज यूज्ड एज कैरियर। ठीक है, जिन रंग को करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वाटर बेस्ड पेंट कहते हैं। और शायद शायद ये आपने सुना होगा कि वाटर बेस्ड पेंट को हम डिस्टम्पर भी कहते हैं। आपने पेंट्स के नाम सुने होंगे अपने घरों में, तो एक नाम आपने सुना होगा डिस्टम्पर, चूना। तो वो चूना क्या है, वाटर बेस्ड पेंट ही तो है। और हम इसे प्यार से लेटेक्स भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि लेटेक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट। तो आंसर होगा वाटर बेस्ड पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट, एनामल पेंट, इपॉक्सी पेंट। तो अगर लेटेक्स पूछ रहा है तो आप किस पे टिक कर देंगे जल्दी से? वाटर बेस्ड पेंट पे। अच्छा, अब ये जो वाटर बेस्ड पेंट है आप इसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आप इसे घर के अंदर की दीवारों पे या घर के बाहर की दीवारों पे आप इसे कर सकते हैं, यानी इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर वॉल्स, अंदर की दीवारें हो चाहे बाहर की दीवारें हो। इसके अलावा आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? आप इसे सीलिंग्स में यूज कर सकते हैं, यानी छतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। छतों पे कलर करने के लिए भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। और इसके अलावा जहां भी आपने कलर करना है ये आपकी चॉइस है, आप कहीं पे भी कलर कर सकते हैं, इससे कोई खैर मसला नहीं है। दूसरा पेंट क्या कहलाता है? दूसरा पेंट कहलाता है ऑयल बेस पेंट। अब जो डेफिनेशन हमने लिखी थी कि पेंट इन विच वाटर इज यूज एज अ कैरियर सॉल्वेंट, अब हम जाहिर है इसमें वाटर तो नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, पेंट्स इन विच ऑयल इज यूज्ड एज कैरियर सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई यहां तक बात। अब इसको आप कहाँ के लिए इस्तेमाल करेंगे? ऑयल बेस्ड पेंट हम कहाँ करते हैं? ऑयल बेस्ड पेंट हम अक्सर मेटल पर या लकड़ी पर करते हैं। कहाँ करते हैं? मेटल पर या फिर लकड़ी पर करते हैं। वाटर बेस्ड पेंट को कहाँ करते हैं? घर के अंदर और बाहर की दीवारों पे, छतों पे। या फिर ऑयल बेस्ड पेंट को हम ज्यादातर कहाँ करते हैं? मेटल्स पे या फिर वुड्स पे करते हैं। तीसरी टाइप जो हमारी है पेंट्स की, वो क्या है? इनामल पेंट्स। कौन सी पेंट्स है? इनामल पेंट्स। लेकिन ये चैप्टर में ना इतनी केमिस्ट्री है नहीं खास। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट चीजें जो है ना वो याद करने की हैं। कोई इतना खतरनाक चैप्टर ये है नहीं, बहुत बच्चों वाला चैप्टर है, बहुत बच्चों वाला चैप्टर। अच्छा, ये वो पेंट्स हैं जो आपको हार्ड और ग्लॉसी टच देते हैं। हार्ड का मतलब ज़ाहिर है मजबूत है, और ग्लॉसी का मतलब शाइनी। कैसा टच देते हैं? शाइनी टच देते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि कलर बहुत मजबूत हो और वो शाइन करे, तो फिर हम उस कौन सा पेंट करवाते हैं? एनामल पेंट करवाते हैं। अब आप इसे कहाँ यूज करोगे भाई? हम इसे मेटल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे किचन की चीज़ों पे, जैसे नाइफ पर, स्पून पर,
इससे रिलेटेड कुछ भी, किचन की किसी भी चीज को कलर करने के लिए आप जो है ना वो एनामल पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसकी वॉल्स पे किसी भी चीज को अगर आप कलर कर रहे हैं किचन की, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप ये कह लें कि आप हर उस चीज को कलर कर सकते हैं जहाँ पे आपको हाई ड्यूरेबिलिटी चाहिए हो। हाई ड्यूरेबिलिटी चाहिए हो। हाई ड्यूरेबिलिटी का मतलब वो कलर जो लंबे अरसे के लिए चले, लॉन्ग टाइम। तो अगर आपको लंबे अरसे के लिए कलर करना है तो फिर आप इनामल पेंट की तरफ जा सकते हैं। अब हमारी पेंट की आखिरी टाइप है, दैट इज इपॉक्सी पेंट। क्या नाम है उसका? इपॉक्सी पेंट। चलें, इपॉक्सी पेंट को भी जरा जल्दी से समझ लें, ये हमारी लास्ट टाइप है। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इपॉक्सी पेंट क्या होता है? इपॉक्सी पेंट एक ऐसा पेंट होता है जिसमें हम रेजिन्स या फिर हार्डनर्स यूज करते हैं। यार रेजिन्स आपने सुना होगा, आजकल बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो की चेन्स का बिजनेस कर रही हैं, वो प्लेट्स का बिजनेस कर रही हैं, तो उसमें वो रेजिन्स यूज करती हैं। रेजिन्स एक गमी गमी मटेरियल जो ड्राई होने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है, जिसमें वो सितारे मोती डालते हैं, उसे घोलते हैं और उसे कहीं भी बिछा देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है बिल्कुल। तो रेजिन्स वो गमी 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 टाइप मटेरियल्स हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी मिल सके। वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी यानी जब हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूती, तो फिर हम कौन सा कलर करते हैं? फिर हम इपॉक्सी पेंट करते हैं। ठीक है। अब इपॉक्सी पेंट को आप ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल करोगे भाई? इपॉक्सी पेंट को आप इस्तेमाल करोगे गैरेज के अंदर। कहाँ इस्तेमाल करोगे? गैरेज में। गैरेज क्या होता है? जहाँ पे मैकेनिक काम करता है। ठीक है, सही है। क्योंकि वहाँ पे पाने, प्लास और पेचकस ये सब चीज़ें गिरती हैं, पर छूटता है, ये होता है, कलर हटता है, तो वहाँ पर हम एपॉक्सी पेंट इस्तेमाल करते हैं मजबूती के लिए। मेटल के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम मरीन अप्लाइंसेस, समंदर में जो भी चीज़ें चलती हैं जैसे कश्ती है, तो कश्ती में भी अगर हम चाहें तो ये पेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मरीन अप्लायंसेस, मुझे नहीं लगता कि ये यूजेस आपसे पेपर में पूछे जाने चाहिए। तो ये पेपर में यूजेस ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से। बहरहाल, बस आपको इतनी बात याद होनी चाहिए कि वाटर बेस्ड पेंट को हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। ठीक है। हाँ। सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कौन होता है? तो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल इपॉक्सी पेंट होता है। सबसे कम ड्यूरेबल कौन होता है? वाटर बेस्ड पेंट होता है। तो वाटर बेस्ड पेंट सबसे हल्की क्वालिटी का है, ऑयल बेस्ड पेंट उससे अच्छी क्वालिटी का है, एनामिल उससे अच्छी क्वालिटी का है, इपॉक्सी उससे भी अच्छी क्वालिटी का है। तो इस तरह से टॉपिक को याद रखें कि लेटेक्स किसको कहते हैं? वाटर बेस्ड पेंट को कहते हैं। अच्छा, फिर सबसे लेस ड्यूरेबिलिटी किसकी है? वाटर बेस्ड पेंट की है। सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी किसकी है? इपॉक्सी पेंट की है। सही है। ग्लॉसी टच कौन देता है? एनामल देता है। रेजिन्स किस में इस्तेमाल होते हैं? इपॉक्सी पेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज वो आपसे पूछ सकता है, बट यूजेस से रिलेटेड एमसीक्यूज को पूछने नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर वो पूछ रहा है तो वो अब शायद उसे पेपर बनाना नहीं आता फिर। खैर, तो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक नंबर 5 कवर कर लिया। इंशाल्लाह अब हम अपना टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सीमेंट। बेटा, सीमेंट को हम डिफाइन करते हैं कैसे? कि सीमेंट एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। फंडामेंटल कंपोनेंट का मतलब एक बहुत अहम हिस्सा है। किस चीज का? कंक्रीट का। अब कंक्रीट हम किसे कहते हैं? आपने सुना होगा ब्रिक्स, ब्लॉक्स, जिनसे हम दीवारें बनाते हैं और दीवारों से फिर हम घर बनाते हैं। तो दीवारें बनाने के लिए जो ईंटें चाहिए होती हैं वो कंक्रीट कहलाती हैं। इसके अलावा और किसका ये अहम हिस्सा है? ये हिस्सा है मर्टार का। अब ये मर्टार क्या होता है? इसको उर्दू में हम मसाला कहते हैं। जैसे जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं या आपने कभी अगर घर बनते हुए देखा हो, तो हम ईंटों को जोड़ने के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। दीवार जब हम बना रहे होते हैं तो ईंटों को जोड़ने के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट में क्या होता है? सीमेंट होता है।
उस पेस्ट में क्या होता है, सैंड होता है, मट्टी होती है नहीं, और साथ में क्या होता है, पानी होता है। तो इन तीनों चीजों को जो मिक्स करके हम मसाला बनाते हैं, इसे हम मोर्टार कहते हैं। तो सीमेंट एक बहुत अहम हिस्सा है किसका, कंक्रीट का, दीवारों ईंटों का, और ईंटों को जोड़ने वाले मसाले का। खैर, सीमेंट इंडस्ट्रीज हम किसे कहेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर सीमेंट तैयार किया जाए उन्हें हम सीमेंट इंडस्ट्रीज कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक सीमेंट की, यानी वो सीमेंट जो हम खुद बना रहे हैं, तो मुन्ने वो कितनी तरह का होता है भाई, वो 3 तरह का होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा है, सबसे पहली टाइप है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OPC, ठीक है, OPC। अच्छा, अब इस सीमेंट के बारे में आपने क्या याद रखना है, इस सीमेंट के बारे में आपने कॉम्पोजिशन याद रखनी है कि ये सीमेंट किन किन चीजों से मिलके बनता है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। उन्हें इसमें हम यूज करते हैं क्लिंकर। अब क्लिंकर कैसे कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट को। तो इसमें एक कंपोनेंट इस्तेमाल होता है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट का क्या फॉर्मूला होता है, CaSiO3, ठीक है। चलें, दूसरी चीज हम इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं जिप्सम, सही है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। चलें, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसे कहते हैं, चूने को। ये सारे केमिकल्स हैं जो कि सीमेंट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर 4, आयरन कंटेंट। और कितना आयरन आप यूज करते हैं, आप इसमें जो आयरन यूज करते हैं वो लगभग 3 to 5% आयरन यूज करते हैं। अच्छा, अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम कहाँ इस्तेमाल करें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई, हम इसे इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम इस्तेमाल करते हैं इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी बिल्डिंग्स का, बैंगलोर्स का, स्कूल्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सहारा लेते हैं। बहरहाल, हमारे पास सीमेंट की दूसरी टाइप है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये जो चैप्टर है, ये इतना अ, जो है वो कॉन्सेप्शनल चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें नॉर्मली चीजें हमें बस याद करनी है, सिर्फ याद करनी है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है, इसमें भी क्लिंकर होता है। अब हम जरा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसमें भी क्लिंकर होता है। अच्छा, इसमें और क्या होता है, इसमें इसमें जिप्सम भी होता है, जो हमने ऑर्डनरी में पढ़ा वही सब इसमें भी था, है ना। अच्छा, उसमें लाइमस्टोन होता है, इसमें भी लाइमस्टोन है, इसमें भी लाइमस्टोन है। तो फिर क्या फर्क है इसमें, इसमें दो चीजों का डिफरेंस है। एक तो आयरन कंटेंट कम है, वहां पे आयरन कंटेंट कितना था, 3 to 5%। यहाँ जो आयरन कंटेंट होगा वो होगा 1 से 3%, तो थोड़ा सा आयरन कंटेंट कम है। और इसमें एक इजाफी चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्लैग, इसे हम इसमें हम क्या कहते हैं, स्लैग। अब स्लैग क्या होता है मुन्ने, स्लैग एक इम्प्यूरिटी है जो कि ऑब्टेन्ड होती है ड्यूरिंग मेटलर्जी। अच्छा, अब मेटलर्जी क्या होती है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे तो ये आप डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं सरसरी तौर पे आपको बताऊंगा। सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी हम जमीन से जब भी कोई चीज निकालते हैं तो वो ओर की फॉर्म में निकलती है, और उस ओर में से हम उस चीज को अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेटलर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जमीन में जो कॉपर है वो एक ओर की फॉर्म में, ओर का मतलब दो कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ओर का मतलब दो कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। अभी जो अब हमें जमीन से मिलती है तो ये हमें इस फॉर्म में मिलती है। अब हमारे काम की चीज तो कॉपर है, तो इस चीज में से
कॉपर को अलग करना क्या कहलाएगा? मेटलर्जी ऑफ कॉपर। क्या कहलाएगा? मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर का बकायदा आपका पूरा टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है। तो किसी भी चीज को उसकी ओर में से अलग करना, किसी भी चीज को उसकी ओर में से अलग करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी। अब ओर का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो एक कंपाउंड है, ये और नहीं है भाई। इसके साथ अगर मैं एक और कंपाउंड जोड़ दूं, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट, दो कंपाउंड हो गए। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अब ये दोनों मिला के क्या पढ़ा जाएगा? और। इसे हम क्या कहेंगे? और इसका नाम होता है डोलोमाइट। अब ये आया है एग्जाम्पल में तो मैंने लिखी है, तो आप याद कर लें। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड और इसका नाम क्या है? डोलोमाइट। अच्छा, इसी तरह से ये कौन है? कॉपर सल्फाइड। ये कौन है? आयरन सल्फाइड। बट इन दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ें तो ये और है, और इस और का नाम है कैल्कोपायराइट और। क्या है? कैल्कोपाइराइट और। तो किसी भी और में से उसके मेटल को अलग करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। तो जब हम मेटलर्जी करते हैं तो एक गंदगी निकलती है, उस गंदगी को हम स्लैग कहते हैं। क्या निकलती है? गंदगी निकलती है, जिस गंदगी को हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। और स्लैग का अक्सर करके जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FeSiO3। क्या होता है? FeSiO3, यानी हम इसे कहते हैं आयरन सिलिकेट। क्या कहते हैं? आयरन सिलिकेट। तो ये एक चीज इसमें इजाफी है। सही है। अब रही बात ऑर्डिनरी सीमेंट को, तो हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे? स्ट्रक्चर बनाने में, ईंटें बनाने में। इसको कहाँ इस्तेमाल करोगे? तो इसको हम वहां वहां इस्तेमाल करेंगे, इसको हम वहां वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पानी या प्रेशर ज्यादा है। जैसे पानी कहाँ कहाँ होता है? सेवरेज में। सेवरेज वर्क में, यानी गटर के अंदर जितना भी सीमेंट आप इस्तेमाल करेंगे वो ये होना चाहिए। अच्छा, और कहाँ इस्तेमाल करोगे पानी की जगह पे? मरीन। ठीक है, जितनी भी मरीन वर्क है, समंदर से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो वहां पे जितना भी सीमेंट इस्तेमाल होगा वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। अच्छा, इसके अलावा आप इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है भाई, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में तो तुम इस्तेमाल करते हो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन जब तुम कोई चीज अंडरग्राउंड बनाओ, ठीक है, या फिर तुम जो है वो नाले का काम करो या समंदर का काम करो, तो वहां पर जो सीमेंट आप इस्तेमाल करोगे वो नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब हमारे पास एक लास्ट टाइप है सीमेंट की, जिसे हम कहते हैं व्हाइट सीमेंट। क्या कहते हैं? व्हाइट सीमेंट। अच्छा, व्हाइट सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है? व्हाइट सीमेंट के अंदर भी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है। जैसे इसके अंदर भी क्लिंकर है, इसके अंदर भी जिप्सम है, इसके अंदर भी लाइमस्टोन है। यानी ये तो तीनों चीजों में सेम रहते हैं। तो फर्क किसका है? फर्क ये है कि इसमें आयरन कंटेंट बहुत कम है। इसमें आयरन कंटेंट क्या है? बहुत कम है। कितना कम है? less than 1%। ओहो। तो पेपर में ये एमसीक्यू जरूर आ सकता है कि स्लैग किस में होता है, तो आप बोलेंगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के अंदर। वो आपसे ये पूछ सकता है कि आयरन कंटेंट सबसे कम किस में होता है, आप बोलेंगे व्हाइट सीमेंट के अंदर। वो आपसे पूछ सकता है आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा किस में होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो डिफरेंसेस है ना भाई, ये डिफरेंसेस आपसे पेपर में पूछ सकता है। अच्छा, ये व्हाइट कलर का होता है, तो आपको पता है व्हाइट चीजें तो देखने में अच्छी लगती हैं, है ना? तो इसका यूज क्या है? डेकोरेटिव पर्पस। यानी आप चाहते हैं कि कोई भी चीज अगर अच्छी लगे, तो फिर आप उसमें नॉर्मल सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट कलर इतना बुरा नहीं लगता, व्हाइट कलर अच्छा लगता है ब्लैक के मुकाबले में। ठीक है। और दूसरा, आप इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टाइल ग्रोड बनाने में। अब टाइल ग्रोड क्या होती है? अगर आपने कभी टाइल्स देखी हो, तो जब टाइल्स लगती हैं तो एक टाइल और दूसरे टाइल में थोड़ा सा गैप होता है। क्या होता है? थोड़ा सा गैप होता है। तो इन गैप्स के अंदर एक मटेरियल भरा जाता है। ठीक है। इसे हम टाइल ग्रोट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइल ग्रोट। तो वो जो टाइल ग्रोट है मुन्ने, वो भी किससे तैयार किया जाता है?
वो भी वाइट सीमेंट से तैयार किया जाता है। तो जब हमें किसी, ये टाइल है, ठीक है, और ये जो बीच की जगह पे मसाला भरा जा रहा है इसे हम कहते हैं टाइल ग्रोट। खैर, यहां पर हमारा सीमेंट का टॉपिक क्या हो गया, एंड हो गया।